नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर में सेन जयंती के मौके पर श्री सेन मारवाड़ी नाईयान पंचायत संस्था की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में विभिन्न झांकियां निकाली गई, जिनका कई जगह पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा पुरानी मंडी स्थित सेन समाज के प्राचीन मंदिर से सावित्री कॉलेज चौराहा स्थित महेशी दादीज वाटिका के पास नाइयों के बगीचे पर जाकर समाप्त हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजगढ़ भैरव धाम के मुख्य उपासक चंपालाल जी महाराज रहे। अजमेर में सेन जयंती के मौके पर श्री सेन मारवाड़ी नाईयान पंचायत संस्था की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में विभिन्न झांकियां निकाली, जिनका कई जगह पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा पुरानी मंडी स्थित सेन समाज के प्राचीन मंदिर से सावित्री कॉलेज चौराहा स्थित महेशी दादीज वाटिका के पास नाइयों की बगीची पर जाकर समाप्त हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजगढ़ भैरवधाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज रहे। यात्री में श्री सेन जी महाराज, मां काली और शिव, वीर हनुमान जी, श्री रामलला जी के साथ ही देशभक्ति से संबंधित विभिन्न आकर्षक झांकियां सजाई गई। यात्रा पुरानी मंडी से गोलप्याऊ, नया बाजार, चौपड़, आगरा गेट, महावीर सर्किल, बजरंगगढ़ चौराहा होते हुए सावित्री कॉलेज चौराहा पहुंची। समाज की महिलाएं और बच्चों ने भी यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लिया। जगह जगह पर यात्रा का स्वागत भी हुआ। यात्रा के जरिए समाज ने शिक्षित एवं एक होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। इस वर्ष भी हम श्री सेन जी महाराज की 725वीं सेन जयंती 2 दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस सेन जयंती के ऊपर प्रथम दिवस 24/4/2025 को प्रातः 8 बजे सभी सेन मंदिरों में ध्वजारोहण का कार्य किया गया है। ध्वजारोहण के पश्चात दोपहर दिन में 1 बजे से सेन मंदिर पुरानी मंडी अजमेर में महिला संगठन द्वारा अंताक्षरी, मेहंदी प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता एवं अन्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उसमें प्रथम द्वितीय एवं तृतीय तथा उसके साथ ही जो भी उन्होंने पार्टिसिपेट भाग लिया था उन सभी को सांत्वना पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। इसी के साथ शाम को भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसके अंदर हमारे सेन समाज के कम से कम 200-250 स्त्री पुरुष एवं बच्चे उपस्थित थे। आज दिनांक 25/4/2025 को श्री सेन जी महाराज के जन्मोत्सव पर आज प्रातः सुबह 9 बजे सेन मंदिर पुरानी मंडी अजमेर से एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें 4 झांकियाँ देशभक्ति से संबंधित एवं देवी देवताओं से संबंधित झांकियाँ थी तथा एक झांकी हमारे रेवाड़ी की थी। इसी के साथ जैसे ही हम लोग वहाँ से रवाना हुए, जगह जगह हमारे सेन समाज बंधुओं एवं महिलाओं पुरुषों द्वारा इन झांकियों का और बता जो है शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। इसके पश्चात इनमें से हम आज अभी यहाँ पे करीब 1 बजे इस स्थल के ऊपर पहुँचे। इस स्थल के ऊपर अभी हमारे मुख्य अतिथि श्री सेन रत्न श्री चंपालाल जी महाराज जयंती के उपलक्ष्य में हम जो है 725वीं सेन जयंती मना रहे हैं। हमने भव्य शोभा यात्रा निकालते हुए कल के कार्यक्रम के साथ में आज भी बड़े रंगारंग तरीके से इस कार्यक्रम को आयोजित किया। इस शोभा यात्रा में हमने 5 झांकियाँ निकाली, जिसमें ठाकुर जी के साथ में सेन जी महाराज की झांकी, खाटू श्याम जी की झांकी, महिला सशक्तिकरण और विभिन्न क्षेत्रों में सेन समाज की महिलाओं का योगदान दर्शाते हुए हमने ये सभी को संदेश दिया है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। पुरानी मंडी सेन मंदिर से हमारी ये शोभा यात्रा शुरू होकर जो है ददीची वाटिका सोकुंडा आकर के खत्म हुई और सभी समाज बंधुओं को सेन जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अजमेर के कोटड़ा स्थित महाराणा प्रताप कच्ची बस्ती में कुछ दिन पहले झोपड़ी में मृत मिले मजदूर की मौत की गुत्थी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से सुलझ गई है। मजदूर की हत्या उसी के साले ने की है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कोटड़ा स्थित महाराणा प्रताप कच्ची बस्ती में कुछ दिन पहले झोपड़ी में मृत मिले मजदूर की मौत की गुत्थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सुलझ गई है। मजदूर की हत्या उसी के साले ने की। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 13 अप्रैल को महाराणा प्रताप कच्ची बस्ती प्रजापति छात्रावास के पीछे एक झोपड़ी में मध्य प्रदेश निवासी कोडरी उर्फ सीताराम पुत्र रघुनाथ का शव झोपड़ी में मिला था। पड़ोस की झोपड़ी में रह रहे मृतक के साले मस्तराम ने झोपड़ी में शव मिलने की पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने मौका मुआयना किया तथा FSL टीम को घटनास्थल पर बुलाकर सबूत भी जुटाए। मस्तराम ने पुलिस के समक्ष ज्यादा शराब के नशे में भूख, प्यास और गर्मी के कारण अपने बहनोई की मौत का संदेह जताया था।
मस्तराम और सीताराम के अन्य रिश्तेदारों ने भी किसी पर हत्या का शक जाहिर नहीं किया। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर मामले को संदिग्ध मानते हुए शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया था। मेडिकल ज्यूरिस्ट की ओर से दी गई रिपोर्ट में सामने आया कि मृतक सीताराम के शरीर की बाईं तरफ चोटों के निशान पाए गए हैं। फ्रैक्चर के कारण ज्यादा खून बहने से उसकी मौत हुई है। शरीर पर चोटों के निशानों से प्रतीत होता था कि उसे बेरहमी से पीटा गया था, जिससे उसकी मौत हुई। पुलिस ने एक संदिग्ध को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। जांच पड़ताल के दौरान सामने आया कि मजदूर की मौत उसी के साले ने की। जो अपनी झोपड़ी के अंदर मृत पाया गया था, उसके ऊपर उसके जो साला है मस्तराम, उसने एक मर्ग दर्ज करवाई थी थाने पर। लेकिन बाद में जब मर्ग की जांच हुई, एफएसएल रिपोर्ट आने पर, जो मेडिकल करवाया था उनका, तो मेडिकल रिपोर्ट जो आई थी उसके अंदर उसके साथ मारपीट होना बताया था कि उसकी जो डेथ है वो मल्टीपल फ्रैक्चर वगैरह से हुई है। तो इस पर क्या नाम है, थाना अधिकारी हरिबाबू ने मर्डर में एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन मेरे नाम की थी। तो जो उसका साला था मस्तराम, उसी ने ही उसको, कडोरी नामक जो व्यक्ति था जो उसका जीजा लगता था, उसको मारा था। अच्छा मैम, मारने का कारण क्या सामने आया? मारने का कोई कारण नहीं है, वो आपस में बैठ के, झोपड़ियाँ पास में आदिवासी हैं तो ये शराब वगैरह पीते थे। शराब वगैरह पी के गाली गलौज करना, तो उस दिन भी उसने गाली गलौज की थी। तो गाली गलौज करने पर उसको गुस्सा आ गया और गुस्से में वहीं पर कोई डंडा पड़ा था, तो उस डंडे से उसने उसके साथ मारपीट की। कब हुई थी मैम? मर्डर कब किया था? पुलिस को कब पता पड़ा था? 11-12 तारीख को रात को, 11 की रात 12 को उसने उसके साथ में मारपीट की थी। मारपीट करने के बाद में भी वो चुप नहीं हुआ गाली गलौज देने से, तो उसको उसकी झोपड़ी में ले जाके पटक दिया उसने। और वहाँ पर भी जब वो वापस निकलने लगा तो वापस से उसके पैर पकड़ लिए, तो वहाँ पर ईंट पड़ी थी, वो ईंट से भी उसके मारा। जाहिरा कोई चोट नहीं थी, लेकिन अंदरूनी चोट की वजह से उसका मृत्यु हुई थी। और जब तक वो तो उस दिन मर गया था, लेकिन जो क्या नाम है, ये मस्तराम जो है, ये इसी दौरान वहीं पर झोपड़ी में ही, बगल में उसकी झोपड़ी है, उसी में रह रहा था। उसको देख लेता कि हाँ भाई अभी नहीं, लेकिन 13 तारीख को जब डेड बॉडी से बदबू आने लगी, लोगों को आसपास में पता चला, तो उसके बाद में पता चला। अजमेर के जेएलएन मेडिकल कॉलेज के औषधि भंडार में अज्ञात कारणों के चलते अचानक आग लग गई। आग लगने से चारों तरफ हड़कंप मच गया। जेएलएन मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया। जहां घटनास्थल पर 3 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं दवाओं के घोटाले पर पत्रकारों द्वारा सवाल पूछने पर जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अनिल सावरिया ने कुछ भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक अब जेएलएन मेडिकल कॉलेज औषधि भंडार में आग लगना भी संदेह की श्रेणी में माना जा रहा है। आग लगने का क्या कारण रहा है, ये जांच का विषय है। अजमेर के जेएलएन मेडिकल कॉलेज के औषधि भंडार में अज्ञात कारणों के चलते अचानक आग लग गई। आग लगने से चारों तरफ हड़कंप मच गया। जेएलएन मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया। जहां घटनास्थल पर 3 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं मौके पर जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अनिल सावरिया, अधीक्षक अरविंद खरे समेत अस्पताल के अधिकारी मौके पर पहुंचे। जहां अस्पताल के प्राचार्य अनिल सावरिया ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि औषधि भंडार में अचानक आग लगी है, जिस पर पूरी टीम मौके पर पहुंची। आग के कारणों का अभी पता लगाया जा रहा है, साथ ही दवाइयों की जानकारियां भी ली जा रही है। वहीं दवाओं के घोटाले पर पत्रकारों द्वारा सवाल पूछने पर जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अनिल सावरिया ने कुछ भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि अजमेर शहर की 2 डिस्पेंसरी में आरजीएचएस कैशलेस योजना में लगभग 2 करोड़ की घोटाले की बू ने राज्य सरकार को भी हरकत में ला दिया है। अजमेर शहर की पुलिस लाइन डिस्पेंसरी में लगभग 1 करोड़ 38 लाख एवं रामगंज डिस्पेंसरी में 66 लाख की दवाओं का डेटा संदिग्ध है। क्वालिटी कंट्रोल सेल की जांच में इन दोनों डिस्पेंसरियों में कैशलेस योजना में फर्जीवाड़ा हुआ। सूत्रों के मुताबिक अब जेएलएन मेडिकल कॉलेज औषधि भंडार में आग लगना भी संदेह की श्रेणी में माना जा रहा है। आग लगने का क्या कारण रहा, ये जांच का विषय है। हमें सूचना मिली कि दवा जो काउंटर हमारा संग्रह है, वहाँ से धुआं निकल रहा है। हम तेजी से यहाँ पूरी टीम हमारी पहुँची, देखा एक खिड़की से धुआं उठ रहा था। वहाँ शायद स्पार्किंग अभी पूरी तरह से हमें रिलेशन कर कारणों का पता लगाएंगे किस लिए लगी है। ऐसा लगता है शॉर्ट सर्किट के उसकी वजह से चिंगारी से आग लगी। सर किस जगह लगी?
ये हमारे लास्ट कमरे में एक खिड़की से धुआं ड्रग वेयर हाउस है, वहाँ पे लगी है। क्या कौन सी दवाइयाँ थी क्या? अभी उसका पूरा स्टॉक देखेंगे अभी निरीक्षण से। पहले देखें कौन सी दवाइयाँ रखी हैं। लेकर भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे थे, क्या इसके बारे में हमने कोई कमेंट नहीं कर सकते। जेएलएन अस्पताल अधीक्षक अरविंद खरे ने कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि औषधि भंडार में अचानक आग लग गई है, जिस पर फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया गया। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। आज अभी सूचना प्राप्त हुई कि जो सेंट्रल ड्रग वेयर हाउस है, इसमें यहाँ पर सारी दवाइयाँ जो आती है सप्लाई की वो रखी जाती हैं। उसमें आग लगी है, तो हमारी पूरी टीम में हम प्रिंसिपल साहब, अधीक्षक, पूरे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सब यहाँ पहुँचे। फायर ब्रिगेड को तुरंत फ़ोन किया गया, फायर ब्रिगेड आई और फायर ब्रिगेड ने अपनी मुस्तैदी से काम किया और अभी धुआं हो रखा है और धीमे कारणों का पता लगा रखेंगे कौन कौन सी दवाइयाँ थी, क्या थी, कितनी का नुकसान हुआ है, कि क्या कारण है जलने का, वो अभी सब पता लगा। अग्निशमन विभाग के अधिकारी ने बताया कि सूचना के आधार पर घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां पहुंची, जहां जेएलएन मेडिकल कॉलेज के औषधि भंडार में लगी आग को तुरंत प्रभाव से बुझाया गया है। बाइट अधिकारी अग्निशमन विभाग। उनको सूचना मिली थी कि जेएलएन के मेडिकल जहाँ दवाइयाँ रखते हैं स्टोर में, वहाँ पे आग लगी, तो तुरंत हमने मौके पे 2 गाड़ियाँ रवाना करी। हमारा पूरा स्टाफ यहाँ आया, देखा तो जो मेडिकल दवाइयाँ रखने का जो स्टोर है वहाँ पे आग कुछ एसी के वेंट की वजह से उसकी आग लगी, तो एक रैक में आग लगी हुई थी, तो हमारे जवानों ने पहुँच के वहाँ पे उसको कंट्रोल कर लिया। कारण इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की इस वजह से ही है, क्योंकि उसके नीचे ऊपर की तरफ एसी जो आउटडोर था वो लगा हुआ था और इंडोर अंदर की तरफ नहीं लगा हुआ था। तो दिखने में तो अभी वही आ रहा है, प्रथम साक्ष्य तो यही लग रहा है कि उसकी वजह से एसी की वजह से आग लगी। हाँ बिल्कुल, अभी कंट्रोल है। बाकी कुछ दवाइयाँ जो थी वो थोड़ी दवाइयाँ जल गई है, बाकी बाहर निकाल दी सारी दवाइयाँ। हमारी तकरीबन 3 गाड़ियाँ हमारी मौके पर। आत्रे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल चाचियावास एवं आत्रे आयुर्वेद पंचकर्म एवं रिसर्च सेंटर से इलाज ले रहे कई मरीज अपनी सेहत में काफी राहत महसूस कर रहे हैं। हरियाणा के करनाल से आई श्रुति जैन गृहिणी है और वह काफी लंबे समय से अपने घुटने के दर्द व कमर के दर्द से परेशान थी। आयुर्वेद का रास्ता अपनाते हुए श्रुति जैन ने आंद्रे हॉस्पिटल में जानूबस्ती थेरेपी व कटिबस्ती थेरेपी इलाज शुरू करवाया और कुछ ही दिनों में श्रुति जैन ने अपनी सेहत में सुधार देखा। गृहिणियों की दिनचर्या बेहद ही संघर्षपूर्ण होती है। सुबह जल्दी उठने से लेकर अगले दिन की तैयारियों तक का जिम्मा गृहिणियों पर होता है और भाग दौड़ भरी इस लाइफस्टाइल से उनके कमर और घुटने में दर्द होना लाजमी है। एलोपैथ ऐसी समस्याओं का निवारण कुछ समय तक तो बेशक कर देता है, परंतु जड़ से उन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता और गृहिणियां इन दर्द के चलते एलोपैथ का रास्ता चुन लेती है और एलोपैथ की आदी हो जाती है। परंतु कमर व घुटने के दर्द को जड़ से खत्म करने का एक ही उपाय है और वह है आयुर्वेद चिकित्सक पद्धति। ये किसी भी बीमारी का जड़ से इलाज तो करती ही है, साथ ही उसके वापस होने की संभावना को भी लगभग नगण्य कर देती है। आज भारत की ऐसी कई गृहिणियां हैं जिन्हें आयुर्वेद द्वारा कमर व घुटनों के दर्द से पूर्णतः राहत मिली है। इसी क्रम में आंत्रे आयुर्वेद हॉस्पिटल चाचियावास एवं आत्रे आयुर्वेद पंचकर्म एवं रिसर्च सेंटर में ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें मरीजों ने आयुर्वेद की पद्धति को अपनाकर बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया है। ऐसे विभिन्न उदाहरणों में से एक है हरियाणा के करनाल की रहने वाली श्रुति जैन का, जो एक गृहिणी है और लंबे समय से कमर व घुटने के दर्द से परेशान थी। उन्होंने बताया कि वह कमर घुटने के दर्द से काफी लंबे समय से परेशान थी। सुबह जल्दी उठकर अपनी दिनचर्या शुरू करने में वह बेहद परेशान होती थी। दर्द को देखते हुए कुछ समय उन्होंने दवाइयां ली, परंतु इसका परमानेंट इलाज नहीं मिल पाया। जब तक वह दवाइयां लेती तब तक दर्द से राहत मिलता रहता, बाद में वही दर्द पुनः शुरू हो जाता था, जिसके चलते उन्होंने आयुर्वेद का रास्ता चुना और अजमेर के आंत्रे हॉस्पिटल में जानूबस्ती थेरेपी व कटिबस्ती थेरेपी लेने का निर्णय लिया। श्रुति जैन ने बताया कि इलाज के शुरुआती स्टेज में ही उन्हें काफी राहत मिली। अब तक वह खुद को 90% दर्द मुक्त देख रही है। अपना अनुभव साझा करते हुए श्रुति ने बताया कि अगर कोई भी किसी भी तरह की बीमारी से पीड़ित है, वह आयुर्वेद का रास्ता चुने और अजमेर के आंत्रे हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाए, जहां बेहतरीन चिकित्सीय सुविधाओं, अनुभवी चिकित्सकों के साथ ही बेहतरीन स्टाफ का लाभ लेवें। क्या नाम है आपका मैम? मेरा नाम श्रुति जैन है। और श्रुति जी कहाँ से हैं आप? मैं करनाल हरियाणा से आई हूँ। हरियाणा से आई हैं। अभी किस जगह हैं आप और क्या आप यहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे हैं? मैं यहाँ चचियावास अजमेर में हूँ
और यहाँ मुझे बेसिकली घुटनों में और कमर में दिक्कत थी, दर्द बहुत ज़्यादा था मुझे। तो काफ़ी टाइम से शर्मा जी के संपर्क में थे हम लोग, मेरे हस्बैंड रहे हैं उनके संपर्क में। तो अब काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे आने की। अब शर्मा जी से बात हुई कि हम आ सकते हैं यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि आ सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम बस्ती करवा रहे हैं, जानू बस्ती करवा रहे हैं घुटनों के लिए, और कट बस्ती करवा रही हूँ मैं कमर के लिए। कैसा महसूस हो रहा है और कितने समय से आप यहाँ अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड ट्रीटमेंट ले रहे हैं? वैसे तो 2-2.5 साल पहले हम लोग आए थे एक बार, तो उस दिन तो मतलब एक ही दिन रुके थे हम लोग, एक ही दिन ट्रीटमेंट लेकर गई थी मैं कमर के लिए और घुटनों के लिए। उसके बाद थोड़ा दवाई चल रही थी, वो बीच में किसी कारणवश छूट गई थी मेरी दवाई। तो अब ज़्यादा परेशानी हो रही थी, मुझे थोड़ी गठिया की दिक्कत है, जो डॉक्टर साहब ने बताया, नब्ज देखकर बताते हैं ये। लेकिन अब यहाँ पे हफ्ता हो गया है हमें लगभग, तो अब हम करवा रहे हैं, यहाँ पे बस्ती करवा रहे हैं उससे। और अक्षी दर्पण भी किया सर ने हमारा, 2-3 दिन से हमारा अक्षी दर्पण चल रहा है, तो उससे हमें काफ़ी रिलीफ मिला है, आराम है। अब घुटनों में भी आराम है और कमर के दर्द में भी बहुत आराम है। पहले की आपकी शारीरिक स्थिति और अभी वर्तमान की स्थिति में कितना फर्क महसूस कर रहे हैं आप? 90% फ़र्क है, क्योंकि कमर के दर्द से मैं इतनी परेशान थी कि सुबह जब मुझे उठना होता था तो बहुत मुश्किल होती थी उठने के लिए। और सुबह की लाइफ सबकी ऐसी भाग दौड़ वाली होती है, तो उस टाइम मेरे लिए उठना एक इम्पॉसिबल सी स्थिति होती थी कि भाई अब उठना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी उठना पड़ता था। बट हाँ, यहाँ आने के बाद अब मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मुझे चलने में, उठने में, जैसे बेड से अगर मैं 2 घंटे भी लेटी हूँ उसके बाद उठना है, तो मुझे इतना सोचना नहीं पड़ता कि मुझे उठना पड़ेगा अभी, बहुत आराम है मुझे। लोग एलोपैथ की तरफ रुख कर रहे हैं और आपने आयुर्वेद को अपनाया। आयुर्वेद में क्या महसूस किया है, और अभी जो हजारों लोग आपको देख रहे हैं जो अभी भी एलोपैथ की ओर जा रहे हैं, मगर सबसे पुरानी पद्धति उपचार की जो है वो आयुर्वेद है, उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? एलोपैथ एक आपको इंस्टेंट रिलीफ के लिए या एक कम समय के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो आपको शरीर से अंदर से खोखला कर देती है। आप उसको लेते रहेंगे तो तब तक आप ठीक रहेंगे, और एक आप उसके ना, जैसे अफीम का इंसान आदी हो जाता है, तो वही हालत है एलोपैथ में कि आप उसके आदी हो जाते हैं। आप जब तक लेते रहेंगे तो ठीक रहेगा। आयुर्वेद में जो देखा है हमने कि हम इससे एक बार अगर उपचार करवा रहे हैं और हमने अगर अच्छे से उपचार करवा लिया है, जैसे डॉक्टर हमारा चिकित्सक बोल रहा है, आपने उस तरह से अगर करवा लिया है, तो उसके बाद आपको लाइफ टाइम वो बीमारी तो नहीं होगी, उससे आप निजात पालेंगे, उससे आप रिलीफ हो जाएगा आपको लाइफ टाइम के लिए। आपने यहाँ काफी अनुभव किया, आपने बताया कि आपकी बीमारी जो है 90% ठीक हो चुकी है। आपने आयुर्वेद के लिए आम जन को क्या कहना चाहेंगे? आप लोग अगर किसी भी बीमारी से अगर आप पीड़ित हैं और आपको लग रहा है कि कहीं उपचार नहीं मिल रहा है, तो आइए यहाँ आत्रेय आयुर्वेद में, और यहाँ पे आप ट्रीटमेंट लीजिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। मुझे पर्सनली, मैं अपना आपको साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मुझे बहुत रिलीफ मिला है। मैं अपने हस्बैंड के साथ, अपनी बेटी के साथ आई हूँ, मतलब मेरी बेटी ने भी मुझे इतना सपोर्ट किया है और हस्बैंड ने भी, क्योंकि बच्चे के लिए इस वातावरण में रहना थोड़ा नहीं कंफर्टेबल होता है, लेकिन वो रही है हमारे साथ और उसने पूरा सपोर्ट किया है हमें। हम अब 90% स्वस्थ होकर यहाँ से जाएंगे। आत्रेय आयुर्वेद हॉस्पिटल चाचावास एवं आत्रेय आयुर्वेद पंचकर्म एवं रिसर्च सेंटर की चिकित्सक डॉक्टर खैरून खान ने आमजन से आयुर्वेद की तरफ रुख लेने की अपील करते हुए कहा कि आयुर्वेद से लाखों लोग इलाज ले रहे हैं और उस एकमात्र बीमारी से छुटकारा पा रहे हैं। इसी क्रम में हरियाणा के करनाल की श्रुति जैन व उनके पति अपनी बीमारी का इलाज करवा रहे हैं। उन्हें पंचकर्म के तहत जानू बस्ती थेरेपी व कटी बस्ती थेरेपी से इलाज दिया गया है। कुछ ही समय में अपनी बीमारी से वे 90% छुटकारा पा रहे हैं। बताया कि मरीज यदि बीमारी के शुरुआती समय में ही अपना इलाज करवाना शुरू कर देते हैं तो उन्हें आयुर्वेद की दवाइयां दी जाती है, और यदि काफी लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे हैं तो उन्हें पंचकर्म के द्वारा इलाज दिया जाता है, जिससे कि बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सके। इसमें हमारे पास 2 पेशेंट आए थे हरियाणा करनाल से। उनको वात व्याधि से संबंधित और शीर्षशूल से संबंधित प्रॉब्लम थी। तो वो 2 पेशेंट थे, हस्बैंड एंड वाइफ थे वो दोनों। एक का नाम सागर जैन और वाइफ का नाम श्रुति जैन था।
उनको हमने कटी बस्ती दी थी पंचक्रम के तहत। पंचक्रम पद्धति से हमने उनका उपचार करा था, कुछ मेडिसिन भी दी थी साथ में। ये पंचक्रम अपनी जो पद्धति है वो 9 दिन की थेरेपी चलती है इसमें। उनमें हमने उनको कटी बस्ती दी थी कमर दर्द के लिए, और जानू बस्ती दी थी, नी जॉइंट पेन था उनको उससे रिलेटेड, और शिरोधारा करी थी उनकी, जिसमें उनको सिर में माइग्रेन की प्रॉब्लम हो या नींद या नावसाज जो भी हो, उन सब चीज़ों से रिलेटेड हम शिरोधारा करते हैं। ये 40 मिनट तक चलती है। प्रतिदिन कितने जो मरीज हैं वो यहाँ उपचार ले रहे हैं, और क्या पूरी प्रक्रिया इस इलाज की रहती है? सर देखो, प्रक्रिया तो ये है कि अगर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स है तो हम उनको पंचक्रम से रिलेटेड सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। उसमें हमको उनका 10 दिन का उपचार होता है, उसमें हम पंचक्रम देते हैं, मेडिसिन देते हैं। अगर किसी को कम प्रॉब्लम है या स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है तो उसमें हम उनको मेडिसिन देते हैं। आयुर्वेद, पूरी तरह से आयुर्वेद की मेडिसिन है वो सब, और पंचक्रम में हम उनमें तेल, मसाज और सारी थेरेपीज जो होती है वो करते हैं। अभी वर्तमान समय में युवा या जिस भी हम वर्ग की बात करें तो वो एलोपैथ की तरफ बढ़ रहे हैं, मगर यदि कहा जाता है कि रोग को जड़ से खत्म करना है तो आयुर्वेद की तरफ जाना चाहिए। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर, सबको आजकल इंस्टेंट रिलीफ चाहिए होता है, तो वो एलोपैथिक है, लेकिन वो लंबे टाइम तक अगर एलोपैथिक दवाई आप लोगे तो उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होती है, जैसे किडनी फेलियर वगैरह। और आयुर्वेद में ये है कि इलाज हम धीरे होता है, प्रोसेसिंग धीरे है, लेकिन परमानेंट इलाज होता है। इसमें अगर आपको लंबे टाइम की कोई भी समस्या हो रही है तो वो सब चीजें आप आयुर्वेद से ही खत्म कर सकते हैं। इसमें बहुत यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. For using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. पहलगाम आतंकी हमले से पूरे देश के नागरिकों में रोष व्याप्त है। देश भर में शहीदों को श्रद्धांजलियां दी जा रही है। इसी क्रम में अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भाजपा आदर्श मंडल की ओर से क्षेत्र की विधायक अनीता भदेल के नेतृत्व में शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। राजस्थान शिक्षक संघ लोकतांत्रिक ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर व कैंडल मार्च निकालकर आतंकी हमले में शहीद हुए मासूमों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। पहलगाम आतंकी हमले से पूरे देश के नागरिकों में रोष व्याप्त है। देश भर में शहीदों को श्रद्धांजलियां अर्पित की जा रही हैं। इसी क्रम में अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भाजपा आदर्श मंडल की ओर से क्षेत्र की विधायक अनीता भदेल के नेतृत्व में शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। राजा भाई सर्किल पर बीजेपी के झलकारीबाई मंडल द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मोमबत्ती जलाकर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति की दुआ की। भाजपाई कार्यकर्ताओं के साथ ही आमजन ने आतंकियों के खिलाफ में नारेबाजी की। विधायक बदेल ने कहा कि यह घटना बेहद ही दुखकारी है। इंसानियत के दुश्मन के लोगों ने ऐसे कार्य किए हैं। निश्चित तौर पर ऐसे अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। निहत्थे असहाय लोगों को मारना गलत है। अपराधियों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। पहलगाम में मारे गए उनके प्रति राजा साइकिल चौराहे पर झलकारीबाई मंडल, भारतीय जनता पार्टी के झलकारीबाई मंडल द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और सबके आगे मोमबत्ती जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं। यह घटना बहुत दुखदायी घटना है और इंसानियत के दुश्मन जो लोग हैं उनके द्वारा ये कार्य की गई है और निश्चित रूप से ऐसे अपराधियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। निरपराध निहत्थे लोगों पर वार करना कायरता है।
ऐसे कायर लोगों को सबके सामने ला करके फांसी मिलनी चाहिए, उनको दंड होना है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का राजस्थान शिक्षक संघ लोकतांत्रिक ने शोक व्यक्त किया। राजस्थान शिक्षक संघ लोकतांत्रिक ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर व कैंडल मार्च निकालकर आतंकी हमले में शहीद हुए मासूमों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रदेश संयोजक ने कहा कि शिक्षक हमेशा ही राष्ट्र निर्माण में अग्रणी रहा है। आज भारतीय समाज को जगाने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। धर्म पूछकर मासूमों को मारना बेहद निंदनीय है। संघ अपराधियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग करता है। राजस्थान शिक्षक संघ लोकतांत्रिक ने आज पहलगांव में जो हिंदू समाज के वीर जवान साथी शहीद हुए हैं आतंकियों के कुकृत्य के कारण से, उन शहीदों को आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करके और कैंडल मार्च निकाल के उनको याद किया गया है। और शिक्षक हमेशा राष्ट्र निर्माता के रूप में सदैव आगे अग्रणी रूप में काम किया है। आज हम हिंदू समाज को जगाने के लिए, भारतीय समाज को जगाने के लिए आज यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। और हम पूरे समाज से आग्रह करते हैं कि आप जागिए, नहीं तो आज अजमेर के दरगाह थाना क्षेत्र में एमपी की युवती के साथ सामूहिक बलात्कार करने का मामला सामने आया है, जिसमें दरगाह थाने को एमपी इंदौर से एफआईआर प्राप्त हुई थी, जिस पर दरगाह थाने के सीईओ के नेतृत्व में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अजमेर के दरगाह थाना क्षेत्र में एमपी की युवती के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है, जिसमें दरगाह थाने को एमपी इंदौर से एफआईआर प्राप्त हुई, जिस पर दरगाह थाने के सीईओ के नेतृत्व में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मध्य प्रदेश इंदौर से दरगाह थाने में रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसमें दरगाह थाने के सीईओ तफ्तीश कर रहे हैं। बताया कि युवती को अज्ञात व्यक्ति ट्रेन में लेकर आया और अजमेर के दरगाह क्षेत्र के आसपास युवती के साथ सामूहिक बलात्कार की वारदात कारित हुई, जिस पर एमपी इंदौर की रिपोर्ट के आधार पर दरगाह थाने के सीईओ ने रिपोर्ट दर्ज की, जहां पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। 2 नंबर एफआईआर प्राप्त हुई है एमपी इंदौर से। इसमें किसी लड़की के साथ बलात्कार का मामला है। इसमें सीईओ साहब दरगाह तफ्तीश कर रहे हैं। इंदौर से किसी इसको अच्छी कोई ट्रेन के अंदर लेके आया और दरगाह के आसपास के इलाके में इसके साथ बलात्कार हुआ है और अब अनुसंधान जारी है। इसमें श्रीमान सीईओ साहब द्वारा तफ्तीश की जा रही है। सर ये क्या गैंग रेप का मामला? हाँ, गैंग रेप का मामला है। वाल्मीकि समाज के युवा वर्ग व क्षेत्र के पार्षद अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नगर निगम कार्यालय पहुंचे और नगर निगम के सीईओ व मेयर को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में सफाई कर्मचारियों को पुनः नियुक्ति व वेतन संबंधी समस्याओं को सीईओ व मेयर से अवगत करवाया गया है। वाल्मीकि समाज के युवा वर्ग व क्षेत्र के पार्षद अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नगर निगम कार्यालय पहुंचे और नगर निगम सीईओ व मेयर को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। वाल्मीकि समाज ने ज्ञापन देकर बताया कि अजमेर में सफाई व्यवस्थाओं को लेकर करीब 450 सफाई कर्मचारियों को निलंबित किया गया था। उनकी पुनः नियुक्तियां करवाई जाए, साथ ही हड़ताल के बाद हुई समझौता वार्ता अनुसार वेतन दिया जाए। ऐसी विभिन्न मांगों को लेकर वाल्मीकि समाज के युवा वर्ग पार्षद नगर निगम कार्यालय पहुंचे और सीईओ व मेयर को इस समस्या से अवगत करवाया गया। पूर्व पार्षद ने कहा कि सफाई कर्मचारियों के निलंबन को लेकर व वेतन संबंधित समस्याओं को सीईओ व मेयर को अवगत करवाया गया। कहा कि एक तरफ जहां मोदी सरकार स्वच्छ भारत अभियान का झंडा लेकर देश में चल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अजमेर शहर में सफाई कर्मचारियों को उनके काम से हटाया जा रहा है, जिसके चलते वाल्मीकि समाज ने ज्ञापन देते हुए मांग की है कि जो कर्मचारी हटाए गए थे उन्हें पुनः भर्ती करे, क्योंकि वाल्मीकि समाज के कर्मचारी नगर निगम की रीढ़ की हड्डी है। साथ ही कहा कि पूर्व में हुई हड़ताल पर समझौता हुए, उसी के अनुसार वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों को महीने की 10 तारीख तक भुगतान दिया जाएगा और उस घटना के बाद कर्मचारियों को समय पर वेतन प्राप्त नहीं हुआ, जिसके चलते आज ज्ञापन दिया गया है। नगर निगम में हमारे वाल्मीकि समाज के सभी युवा साथी और हमारे पूर्व पार्षद और हमारे मुकेश जी रेडवाल जिला अध्यक्ष की ओर से आज ये जो सीईओ साहब को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में हमने लिखा है 2 बात लिखी थी, जिसमें एक तो जो 450 कर्मचारी मेन रोड से और वार्ड से जो हटाए गए हैं उनको पुनः अपने स्थान पर लगाया जाए और साथ ही जो 2 महीने से ठेकेदार उनको पेमेंट नहीं दे रहा है, जो अभी परसेंट में काम कर रहे हैं, उनके लिए वार्ता की है कि उनको समय पर पेमेंट दिया जाए। और जो हमारे कर्मचारी हटाए गए थे, सीईओ साहब ने हमें आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह में उनको वापस पुनः स्थान पर लगाया जाएगा। वाल्मीकि समाज के जो नौजवान साथी हैं हमारे और पार्षद हैं, उन्हों की तरफ से एक सीईओ साहब को एक ज्ञापन दिया गया है
कि जो अजमेर शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर जो कर्मचारी हटाए गए थे 450 कर्मचारी, उनको पुनः उसी स्थान पर लगाने के लिए एक ज्ञापन हमने सीओ साहब को दिया है और हमने वार्ता की है कि वास्तव में जो लोग काम कर रहे हैं वो बेरोजगार हो गए। एक तरफ तो मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान का झंडा लेके देश के अंदर चल रहे हैं, दूसरी तरफ अजमेर के अंदर एक ऐसा देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं उनको काम से हटाया जा रहा है। उसके विरोध में आज हमने एक ज्ञापन दिया है और सीओ साहब से हमने मांग की है कि जो लोग काम कर रहे थे मुख्य मार्गों पर और अन्य जगह पर, उनको पुनः उसी जगह पर काम पे रखा जाए, क्योंकि ये लोग हैं कि जो 10-15 सालों से कार्य करते आ रहे हैं और सफाई का और मलमूत्र उठाने का जो कार्य है नगर निगम का वो ये लोग करते आ रहे हैं। तो हमारा निवेदन है सीओ साहब से, मेयर साहब से कि आप अति शीघ्र जो कर्मचारी हटाए गए थे उनको पुनः उसी जगह लगाया जाए, क्योंकि ये जो लोग हैं ये नगर निगम की रीढ़ की हड्डी है वाल्मीकि समाज, और हम ये चाहते हैं कि अजमेर को स्वच्छ रखने के लिए इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए इनको पुनः लगाया जाए। दूसरी मांग हमारी ये थी कि जो लोग अभी तक काम कर रहे हैं और पहले हड़ताल हुई थी, हड़ताल के अंदर समझौता वार्ता में ये तय हुआ था हर महीने की 10 तारीख को इनको वेतन भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक इनका वेतन भुगतान नहीं हुआ है। इसलिए इस बात को लेके भी हमारी तरफ से एक विरोध प्रकट किया गया है और सीओ साहब ने इस बात को माना है और मेयर साहब ने भी माना है। हम ये चाहते हैं कि अति शीघ्र ये दोनों बातों पर समझौता हमारा हो गया है और मालिक ने चाहा तो सीओ साहब के कलम से इनको अति शीघ्र पेमेंट भी कर दिया जाएगा और जो कर्मचारी हटाए गए हैं उनको पुनः उसी जगह लगाने का प्रयास किया जाएगा। श्रवण टोली, पूर्व पार्षद, अजमेर। आज तमाम वाल्मीकि समाज के नेतृत्व में नगर निगम आयुक्त को हमने सबने मिलकर ज्ञापन दिया है। हमारी मुख्य मांग ये है कि जिस प्रकार 450 सफाई कर्मचारियों को हर वार्डों में से रोडों पे से हटाया गया है, कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज में सफाई कर्मचारियों के साथ कुठाराघात है। हम इसकी आयुक्त साहब से मांग करते हैं कि जो भी कर्मचारी हटे हैं उन्हें जल्द से जल्द अपने स्थान पर लगाया जाए, अपने वार्डों में लगाया जाए, अपने रोडों पर लगाया जाए, नहीं तो वाल्मीकि समाज उग्र आंदोलन करेगा। आयुक्त साहब ने हमें 7 दिन की मोहलत दी है कि 7 दिन में सफाई कर्मचारियों को अपने स्थान पर लगाया जाएगा। दूसरी हमारी मुख्य मांग ये है कि जो वेतन समझौते पत्र के अंदर ये बात रखी थी कि वेतन हर 10 तारीख को होगा, वो 10 तारीख भी निकल गई है और अभी तक कोई इनका पेमेंट नहीं हुआ, 2-2 महीने का पेमेंट बाकी है। हमारी यही मांग है कि उनका समय पर पेमेंट भुगतान करें और साथ ही जो कर्मचारी हटाए उन्हें सही स्थान पे और सही वार्डों में लगाकर वाल्मीकि समाज को राहत दे, सफाई कर्मचारी को राहत दे। ऐसी तपती धूप के अंदर भी अगर जो कोई कार्य करता है तो वो वाल्मीकि समाज है। जब तक पूरा देश, मोहल्ला, बस्ती सब सोई होती है, जब वाल्मीकि समाज सुबह 5 बजे उठ के देश को स्वच्छ करने का काम करती है, उसको लेकर आज हमने आयुक्त साहब को ज्ञापन दिया है। अजमेर शहर के भुनाबाई क्षेत्र में रहने वाले एक दंपति के साथ पड़ोस में रहने वाले बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुख्य आरोपी चैन सिंह अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। अजमेर शहर के भुनाबाई क्षेत्र में रहने वाले एक दंपति के साथ पड़ोस में रहने वाले बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुख्य आरोपी चैन सिंह अब भी पुलिस गिरफ्त से दूर है, जिसको लेकर आज पीड़ित दंपति जिला मुख्यालय अधीक्षक वंदिता राणा से मुलाकात कर आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। परिवादी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि बीते 8 मार्च को नाली के विवाद को लेकर हुए जानलेवा हमले के मामले में मुख्य आरोपी चैन सिंह की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से सोमवार को अजमेर पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित सरोज ने बताया कि 8 मार्च को पड़ोस में रहने वाले चैन सिंह, करण सिंह, शारदा, सोनू, मोहन सिंह, रणवीर सिंह ने 15-16 बदमाशों को स्कॉर्पियो में बुलाकर अचानक कुल्हाड़ी, गेती और डंडों से उन पर उनके पति वीरेंद्र व बेटी पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सिर सहित शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटें आई है। इस हमले में उनके परिवार के अन्य सदस्य भी चोटिल हुए हैं। सरोज ने बताया कि घटना के तुरंत बाद उन्होंने सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज कराई थी, लेकिन घटना को करीब 2 सप्ताह बीत जाने के बावजूद मुख्य आरोपी चैन सिंह सहित अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। कृष्णा विहार कॉलोनी में रहते हैं, भुनाबाई में। हमारे साथ में बहुत दुखद घटना हुई है। 8 तारीख को दिन में 10 बजे नाली के नाम पे बहस हुई थी। उसके बाद में उसने हमें धमकियाँ दी। धमकियाँ देने के बाद में उन्होंने बहुत ज़्यादा धमकियाँ दी और गाली गलौज भी की, तो उसकी वजह से हम सिविल थाना में गए और रिपोर्ट लिखाई। उसके बाद में रिपोर्ट की 24 घंटे भी नहीं हुए और हम पे ना इन्होंने अटैक किया। और अटैक कैसे किया? उसी नाइट रात की 10 बजे हम खाना खा के बाहर घूम रहे थे, तो स्कॉर्पियो गाड़ी भर के आई, जिसमें चैन सिंह ने प्लानिंग के थ्रू बुलाया उनको
गुंडों को बुलाया और हम पे अटैक करवाया। तो मेरा नाली तोड़ी, आते ही नाली तोड़ना स्टार्ट कर दिया सबने। तो हमने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, तो वीडियो बनाते बनाते हम पे उन्होंने अटैक कर दिया और गाली गलौज बहुत बदतमीजी से हमें मारा पीटा। और बहुत ज़्यादा मार पीट, मेरे हस्बैंड को मार रहे थे तो मैं बचाने गई तो मुझे भी अटैक किया, मुझे बचाने आई मेरी बेटी तो उसको भी खूब मारा। फिर बहुत ज़्यादा मारने के बाद में फिर कॉलोनी वाले हमें बचाने आ रहे थे तो उनको भी उन्होंने बहुत डराया धमकाया और उनको भगाने की कोशिश की कि कोई हमारी मदद ना कर पाए। फिर उसके बाद में चैन सिंह ने मौका देख के मेरे सिर पे गेती मारी तो मैंने एक ऐसे बचाव किया अपने आप को। लेकिन जब दूसरी बार मारी तो सिर पे लगी, मेरे सिर पे बहुत ज़्यादा घाव हो गया, उससे बहुत ज़्यादा ब्लड आने लगे मेरे सिर में से। फिर तीसरी बार में जब वार किया तो मनमोहन सिंह जी ने, जो पुलिस वाले हैं वो हमारे पड़ोसी हैं, उन्होंने उनको पकड़ा। पकड़ने के बाद में उसने चैन सिंह ने मेरे गले में से चेन तोड़ के मेरे सामने वाले कपड़े फाड़ दिए पूरे। उसके बाद में हमें कॉलोनी वालों ने कैसे करके बीच बचाव करके हमें दूर कर दिया। कृष्णा विहार कॉलोनी भुणाबाई, मैं हाउस वाइफ हूँ सर। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि चैन सिंह को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, क्योंकि उनके 2 लड़के, उसकी वाइफ तो जेल में जाके आ गए, उसके ससुर जो गाड़ी भर के लेके आ गए उनको भी 8 दिन की, 6 दिन की, 7 दिन की वो भी जेल हुई है। लेकिन जो मेन आदमी जिसने मेरे सिर पे मारी वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है और ना मेरे चेन का अभी तक पता चला है, ना उसने हथियार। पुलिस वालों ने हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और पुलिस वालों ने अभी तक सबूत भी इकट्ठे नहीं किए। जिस दिन 8 तारीख को रात को मारपीट हुई थी उस दिन मैंने बोला था, मेरे चोट लगी हुई थी, पुलिस वाले हमें लेके जा रहे थे, तब मैंने बोला पुलिस वालों को इनको भी अरेस्ट करो, इनको भी पकड़ो, तो ना उन्होंने एक को भी बंदे को पकड़ा नहीं किसी भी ने। एक्चुअली मेरे जो पड़ोसी जो है चैन सिंह जी, उनके साथ में नाली को विवाद को लेकर एक झगड़ा हुआ था हमारा। झगड़ा मतलब पहले एक्चुअली में बहस हुई थी कि आप नाली का लेवल उन्होंने ऊपर उठा लिया है, तो इस बाबत में हमने उनको बोला था कि आप नाली नीचे कर लीजिए। उन्होंने आपसी सहमति से उन्होंने नाली नीचे करवाने के लिए एग्री भी हो गए और हम अपने खर्चे से नाली बना रहे थे। और 8 मार्च को अचानक से उन्होंने बिना कोई रीज़न के हमारे पर लगभग रात को 10 बजे एक स्कॉर्पियो वाइट कलर की गाड़ी आई थी, उसमें 15-16 लगभग आसपास गुंडे थे। वो सारे आए और उन्होंने अचानक से मुझ पर हमला किया है, मेरी वाइफ पे हमला किया है और मेरी जो 14 वर्षीय जो बेटी है, नाबालिग बेटी है, उस पर हमला किया है। उसको भी बहुत गंदे तरीके से पकड़ा है उसको और मुझे इतने बुरी तरह से पीटा है। और मेरी फैमिली का जो है सिर जो है चैन सिंह जी के हाथ में जो गेती थी, उस गेती से उन्होंने सिर पे गेती से इनके सिर पे वार किया है। और उसने टोटल 3 अटैम्प्ट किए हैं, मतलब हम मान सकते हैं कि एक मारा हो, लेकिन 3 अटैम्प्ट किए। फर्स्ट अटैम्प्ट इन्होंने हाथ से रोका है, सेकंड अटैम्प्ट जो इनके सिर पे लगी है जिसकी वजह से इनके 6 टाँके आए हैं अभी। और उसके बाद में तीसरा जो अटैम्प्ट है, हमारे पड़ोस जो है मनमोहन जी जो है उन्होंने उनको बचा लिया था। थाने पे गए थे आप? जी, थाने पे गए थे हैं। FIR संख्या 73 हमने दर्ज करवाई थी और हमारा मेडिकल भी हो चुका कंप्लीट। मेरा 2 पेज का मेडिकल कंप्लीट हुआ, इनका सब कुछ लिखा गया मेडिकल में, बच्चे का भी मेडिकल हुआ है। और उसके बावजूद भी जो मुख्य आरोपी जो चैन सिंह है वो आज की डेट में भी अभी भी ऑनलाइन आता है मोबाइल के ऊपर, लेकिन पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है। रहने वाले कहाँ के हैं, कौन से थाने का मामला? जी हाँ, ये मामला जो है कृष्णा विहार कॉलोनी है जो गुणाबाई, वहाँ का मामला है ये। और जो मेरे पड़ोसी है वो भी वहीं पे रहते हैं और वो खुद आ रहा है और जा रहा है कॉलोनी के पास से, लेकिन पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर रही है। खबरों की सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।